हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। आज एनडीए सेकेंड 2021 का एग्ज़ाम्स ओवर हुआ, जिसमें आप लोगों ने रियली बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों सेलेक्ट होंगे। मेरे यहाँ नियरली 12 स्टूडेंट थे एनडीए 2021 सेकेंड के लिए, जिसमें से ऑलमोस्ट 9 to 10 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होने की चांसेस हैं। एवरेज हमारे सभी बच्चों का मार्क्स ऑलमोस्ट 400 के करीब करीब आ रहा है। नियरली 350 टू 420 के इन बिटवीन सभी बच्चों का मार्क्स है, जो कि सिलेक्शन होने के लिए सफिशिएंट है। आइए हम पेपर की एनालिसिस करते हैं। एनडीए सेकेंड 2021 जो 14 नवंबर 2021 को कंप्लीट हुआ है, मींस आज। यह एग्जाम्स दो पार्ट में होता है। एक होता है मैथ, एक होता है गैट। मैथ में 120 क्वेश्चन थे, 120 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमारे बच्चे नियरली 35 क्वेश्चन से लेकर 55 क्वेश्चन सॉल्व किए मैथ में। मुझे जो लगता है कि जो बच्चे नियरली 70 मार्क्स अगर मैथ में लाते हैं तो उनका कट ऑफ पार हो जाएगा। 75, जो कि एवरी ईयर 75% का कट ऑफ होता है। 75 मार्क्स लाते हैं आउट ऑफ 300 में, तो उनका मैथ का कट ऑफ पार होगा। मींस मान के चलना है कि हमारे बच्चों का जिनका 40 क्वेश्चंस राइट होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मींस मैथ में सिलेक्ट हो जाएंगे। मैथ का क्वेश्चन मैंने जो देखा है, बच्चों से जो बात हुई है, बहुत टफ नहीं रहा है। ट्रिग्नोमेट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, 26 के करीब करीब। देन आफ्टर कैलकुलस से क्वेश्चन है 23 के करीब करीब। डिटरमिनेंट्स मैट्रिसेस के क्वेश्चन है 9। देन आफ्टर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। स्टैटिक्स के 12 क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चे अच्छे किए होंगे और किए हैं। जो हमारी बच्चों से बात हुई, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। गैट में भी क्वेश्चंस इजी रहे, बहुत ही इजी रहे। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा आसान गैट का पेपर रहा। गैट दो पार्ट में होता है। एक होता है इंग्लिश पार्ट, जो कि 50 क्वेश्चन होते हैं, और आउट ऑफ 50 में से नियरली 35 टू 40 क्वेश्चंस राइट बनाए हैं हमारे बच्चे इंग्लिश में। देन रेस्ट 100 क्वेश्चंस हैं रेस्ट पार्ट से, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स से। आइए हम थोड़ा फिजिक्स के क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। जो मैंने पेपर देखा, जो मेरे हाथ में पेपर है, यह पार्ट ए है, मीन्स गैट का ए पार्ट का है, ए सेट है। मैंने जो पेपर देखा है, नियरली 26 क्वेश्चन फिजिक्स से आए हैं। टोटल क्वेश्चन गैट में 2021 एनडीए सेकेंड।
में 26 क्वेश्चन फिजिक्स से आए हैं और एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। अगर आप बेसिकली बेसिक वे में भी पढ़े होंगे तो यह क्वेश्चंस बन जाएंगे। आइए हम क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। हमारे हाथ में एक क्वेश्चन है सेट ए में, क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है बायंसी फोर्स इज एन ए एन, पूछ रहा है कि बायंसी फोर्स है क्या। तो एक बात जानिए कि बायंसी फोर्स हमेशा लिक्विड में लगता है, फ्लूइड में लगता है, लिक्विड्स में, और यह हमेशा अपथ्रस्ट फोर्स है, मींस ऊपर की तरफ लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स, जब हम बकेट को या किसी बर्तन को इनसाइड द वाटर डालते हैं तो आप देखते हैं कि उसका वेट लेस फील होता है, मास नहीं कंसीडर होता है। इट मींस दैट कि उस बकेट या बर्तन पे एक फोर्स लगता है ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर से, जो ऊपर की तरफ होता है, अपवर्ड होता है, अपथ्रस्ट फोर्स होता है, उसी को कहते हैं बायंसी फोर्स। तो यहां पे ऑप्शन फर्स्ट है अपवर्ड प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर, डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स। क्या है? अपथ्रस्ट। क्या है? अपथ्रस्ट मींस अपवर्ड फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 मीन्स क्या है? वेट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट एंड मास बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। वेट इज अ फोर्स बट मास मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन्स जब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठा एक जगह हो जाते हैं तो उसे कहते हैं मास। मास देखिए, मास मीन्स कंसंट्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल लड्डू देखे हो ना, लड्डू में क्या छोटे छोटे n नंबर सब बूंदी होते हैं, उसको इकट्ठा करके हम एक लड्डू बनाते हैं। तो n नंबर ऑफ बूंदी जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना, एक जगह कलेक्ट हो जाता है, उसे कहते हैं मास। अच्छा, उस लड्डू के ऊपर जो फोर्स लगाया जाएगा किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा। जब हमारे हाथ में लड्डू रख लेंगे ना तो आप देखेंगे कि हाथ पे लड्डू के द्वारा हमारे हाथ पे एक फोर्स लगेगा, उसको कहते हैं वेट फोर्स। क्या कहते हैं? वेट फोर्स। क्योंकि मास ऑफ लड्डू इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और वो कब लगता है, कहां लगता है? तो अर्थ के द्वारा लगता है। कहां पे लगता है? मास पे लगता है, किसी भी मास पे लगता है। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर है। बट वेट जो है वह फोर्स है और यह वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है, वेक्टर। इसका यूनिट जो होता है केजी होता है, जबकि इसका यूनिट न्यूटन होता है। ध्यान रखना। तो वेट एंड मास इज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, और मास कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। वेट फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वेट फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मीन्स वेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी आप बोल सकते हो। मीन्स मास जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप बोल सकते हो, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो क्या है? ऑप्शन देखते हैं। वेट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, फर्स्ट ऑप्शन सामने दिख रहा है। सेकेंड, मास वेट इज अ कांस्टेंट, नहीं,
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वेट नहीं है, ऑप्शन ए गलत है। सेकंड क्या है, मास इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सी बी 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 क्या कर रहा है, मास इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ, देखिए यहां पे साफ लिखा हुआ है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मास इज नॉट अ कांस्टेंट, गलत है। वेट इज अ यूनिवर्सल, नहीं, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, क्या कर रहा है, फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स रिक्वायर्ड, भाई हम बचपन से तो यही पढ़ते आ रहे हैं, क्या, एवरीथिंग्स आर कंजर्व्ड, एवरीथिंग मींस मास, एनर्जी, मोमेंटम, इस अक्सर बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिजिक्स जब से चालू हुआ तो हम लोग यह कंजर्वेशन वर्ड यूज करते रहे, पहले एनर्जी किए, फिर मास आया, फ्लूइड मैकेनिक्स में मास आ गया, और जब हम 11th में गए, 11-12 में गए तो चार्ज आया, तो मास, एनर्जी मास और क्या, चार्ज, ये सब क्या है, कंजर्व है। अब ऑप्शन देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड नॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नॉट पॉसिबल, गलत है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड नॉन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी गलत है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सही है, एंड नॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी गलत है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम एंड चार्ज, यह सही है, मीन्स 116 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, 117 कह रहा है, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर दोनों के बीच का एंगल 0 हो तो, समझ में आया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसका 2 यूनिट होता है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है, और सीजीएस यूनिट जो होता है वो अर्च होता है। एसआई यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर होता है, जबकि सीजीएस यूनिट डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है। क्लियर हुआ? अब आइए, हमें कह रहा है जूल, तो जूल के बारे में बात करते हैं, इरेज कर रहा हूं। 1 न्यूटन इक्वल टू, सॉरी 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कर रहा 4 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 25 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पे बोल रहा है 4 न्यूटन मींस फोर्स, वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, 4 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। देखिए कितना आ गया, 4 से 4 कैंसिल, 1 न्यूटन मीटर, जिसको कि हम देखिए ऊपर लिखे जूल। इसका मतलब यह आपका आंसर होगा, क्या आंसर होगा, ए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118, सेट ए, क्वेश्चन नंबर 118। A uniform motion of a car along a circular path। देखो एक बात और सुनो, जब हम सर्कुलर पाथ में चलते हैं तो 2 पैरामीटर्स होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। मैं बार बार बता चुका हूं बच्चों को कि अगर इन केस लीनियर मोशन में होते हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, मींस एक ही ऑप्शन होता है, वह होता है मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है। बट इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन वी हैविंग 2 पैरामीटर्स विल बी चेंज्ड।
वन इज मैग्नीट्यूड और सेकेंड वन इज डायरेक्शन। देखिए मैग्नीट्यूड चेंज होगा या नहीं होगा वो बात की बात करेंगे, लेकिन डायरेक्शन मस्ट बी चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल्स हमारे हाथों में एक घड़ी होती है, वॉच, आप देखे होंगे उसके निडल्स चेंज होते, उसका निडल्स मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, और जब भी मूव करता तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। एवरी सेकेंड में डायरेक्शन चेंज होता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ होगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ होगा, यहाँ पे यहाँ, यह डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन मस्ट बी चेंज, ध्यान देना है। सर्कुलर पाथ वर्ड आया तो डायरेक्शन मस्ट बी चेंज। अच्छा, रह गई बात मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स फैन, फैन को जब हम चलाते हैं एट द सेम इंस्टेंट, जब स्टार्ट किए उस समय सर्कुलर पाथ है, मींस डायरेक्शन चेंज होगा। बट जब हम फैन स्टार्ट किए तो ग्रेजुअली उसका स्पीड बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है, मींस डायरेक्शन भी चेंज होता है और स्पीड भी चेंज होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। उस केस में दो पैरामीटर चेंज होता है, लेकिन कुछ समय बाद फैन का स्पीड कांस्टेंट हो जाता है, बट डायरेक्शन चेंज होते रहता है। इस प्रकार के मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कब? जब फैन यूनिफॉर्मली मूव कर रही हो तो। लेकिन जब स्टार्ट किए होंगे फैन, उस समय दो पैरामीटर चेंज होगा। एक होगा मैग्नीट्यूड, मतलब हर सेकेंड में रेवोल्यूशन ऑफ फैन इंक्रीज होते जाएगा, धीरे 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 बढ़ते जाएगा, मतलब उस प्रकार के मोशन को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने फैन के बारे में दो वर्ड बात किया। एक, जब फैन स्टार्ट करेंगे तो दो पैरामीटर चेंज होगा। कौन कौन? एक डायरेक्शन, डायरेक्शन क्यों? क्योंकि सर्कुलर होगा तो डायरेक्शन होगा ही होगा, ये दिमाग में बैठा लेना है। सेकेंड, मैग्नीट्यूड, क्योंकि एवरी सेकेंड में इसका रेवोल्यूशन चेंज होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन चेंज होता है, तो इसको कहेंगे मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया? तो इस प्रकार के मोशन, जब फैन स्टार्ट हुआ तो इस प्रकार के मोशन को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कुछ समय बाद वही फैन कॉन्स्टेंटली मूव करना शुरू हो गया, देन उस केस में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हर सेकेंड में कांस्टेंट हो गया। मींस क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ एक पैरामीटर चेंज हो रहा है, वह क्या है? डायरेक्शन। इस प्रकार के मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चेंज नहीं होता है? तो मैग्नीट्यूड। क्या चेंज होता है? तो डायरेक्शन। सर्कुलर वर्ड आ गया तो डायरेक्शन चेंज होगा। तो मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन का मतलब वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आया? वेलोसिटी में डायरेक्शन आता है लेकिन स्पीड में डायरेक्शन नहीं आता है। आगे देखते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट, अ चेंज इन स्पीड चेंज नहीं होता, अभी बार बार बताया। सेकेंड केस, अ चेंज इन, देखो यहां पे वर्ड में क्वेश्चन में बोला अ यूनिफॉर्म मोशन, अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ सर्कुलर पाथ। मींस जब कौन सा सिचुएशन है? जब फैन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तब का सिचुएशन है, जबकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, अभी बताया मैंने। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड कांस्टेंट होगा बट डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चेंज इन स्पीड ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन, गलत है। और चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू अ चेंज इन इट्स डायरेक्शन, ये सही है, यह सही है। तो क्या होगा? बी। उम्मीद कर रहा हूं बेहतर समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि देयर आर 3 इक्वल रेजिस्टेंस, 3 इक्वल रेजिस्टेंस है, 3 इक्वल रेजिस्टेंस है जिसको कि पैरेलली कनेक्ट किया गया है। कैसे कनेक्ट किया गया? पैरेलली कनेक्ट किया गया। यह 10th लेवल का क्वेश्चन है। देखिए इक्वल रेजिस्टेंस है, 3 इक्वल रेजिस्टेंस है। तो याद होगा पैरेलल केस में हमने बताया था, पैरेलल केस में n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R/N।
n मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, अगर इक्वल हो तो यहां पे n के जगह पर कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3, देन R इक्विवेलेंट कितना होगा, R by 3, यहां पे n की जगह पर कितना है 3, तो आंसर क्या होना चाहिए, R by 3, क्या है ऑप्शन ए, 1/3 ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ए आंसर ए होगा 1/3, देखिए R by 3 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 का क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 120, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिस्कवर, देखिए रदरफोर्ड साहब ने जो अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल का डिस्कशन किया था ना, वह सिर्फ न्यूक्लियस का डिफिनीशन बताया था, मींस न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने डिफाइन किया था। याद होगा हमने डिस्कस किया था मॉडर्न फिजिक्स में, वो किसका डिस्कशन किए थे, किसका रदरफोर्ड ने किसको डिफाइन किया था इस एक्सपेरिमेंट से, तो न्यूक्लियस को। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन नहीं, बी है प्रोटॉन नहीं, सी है एटॉमिक न्यूक्लियस, तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 सेट ए कह रहा है कि एक वायर है, इससे करंट जा रही है, तो पूछ रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए दो रूल है, हमने बताया था कि करंट के डायरेक्शन में खड़ा हो जाइए और लेफ्ट हैंड साइड डॉट देता है और राइट हैंड साइड क्रॉस देता है। डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलरली अपवर्ड, क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलरली इनवर्ड, या दूसरे वर्ड में हम बोले मतलब इसमें करंट ऐसे यहां से निकलेगा इधर इन होगा, फिर यहां से निकलेगा इधर इन होगा, यहां से निकलेगा ऐसे होगा। दूसरे वर्ड में बोले तो इसको हम डिफाइन करते हैं राइट हैंड थंब रूल या लेफ्ट राइट। देखिए ऐसे हमने बोला था इधर से निकलेगा आउट होगा, तो देखिए ए आउट बाहर दिखा रहा है या बाहर दिखा रहा है या बाहर आउट आउट आउट, और इधर इन, तो देखिए इधर, या जो थंब है ना यह करंट का डायरेक्शन, इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो ऑप्शन ए है द राइट हैंड थंब रूल एंड इट वुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। द लेफ्ट हैंड नहीं होगा, लेफ्ट हैंड दिया है नहीं होगा, राइट हैंड थंब रूल एंड इट वुड बी अपवर्ड डायरेक्शन। यहां पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, लाइन्स इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के डायरेक्शन के अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के डायरेक्शन के अपोजिट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है 127, द डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। भाई ये तो क्वेश्चन सिंपल है, बिना पढ़े हम बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप देखे होंगे हमारे घरों में या कभी लाइट कट जाती है हमारे अपार्टमेंट में, करंट लाने के लिए क्या यूज करते हैं भाई, जेनरेटर। क्या यूज करते हैं, जब लाइट कट जाती है तो हम लोग क्या चलाते हैं लाइट लाने के लिए, जेनरेटर। तो ऑप्शन क्या है, मोटर नहीं, जेनरेटर, जेनरेटर सिंपल दिया है, अमीटर गैल्वेनोमीटर ये सब नहीं है, क्या आंसर होगा, जेनरेटर। नेक्स्ट है 128, मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन ह्यूमन विजन वेयर एन इमेज ऑफ। देखो मायोपिया क्या होता है, मायोपिया हमारे आंख के आगे का पार्ट होता है जो कि लाइट को मतलब अंदर आंख के आगे का पार्ट नहीं, पीछे का पार्ट होता है। यह क्या कहता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिफोर द रेटिना। मतलब मायोपिया की मतलब ऑब्जेक्ट का क्या होगा कि रेटिना से पहले इसका इमेज बनेगा, किसमें, मायोपिया में। मायोपिया डिफेक्ट है, हमारे आई का 4 डिफेक्ट है, तो उसमें से एक मायोपिया डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि इमेज रेटिना से पहले बन जाता है। क्या होता है, रेटिना से इमेज पहले बन जाता है। देखिए इसका अगर हम
देखें, ये देखिए ह्यूमन आई है, ये देखिए रेटिना है, ये रेटिना कहलाता है। यहां पे एक्चुअल में जो इमेज बनता है वह ऐसे बनता है यहां पे, बट इन द केस ऑफ मायोपिया क्या होता है, वह इमेज पहले ही बन जाता है, मतलब रेटिना पे ना बन के पहले बन जाता है, बिफोर द रेटिना। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को कहते हैं मायोपिया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइडल इफेक्ट इज अ फेनोमेनन ऑफ। देखिए ट्राइडल इफेक्ट क्या है, आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में n नंबर्स ऑफ टीनी छोटे छोटे n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब लाइट सन से आता है तो वह लाइट उससे कोलाइड होता है। किससे कोलाइड होता है? n नंबर ऑफ पार्टिकल से। और जब कोलाइड होता है तो सारे पार्टिकल, लाइट पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो, बिखर जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं, बिखर जाना, स्कैटर्ड हो जाना, स्कैटरिंग हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। लाइट क्या हो जाता है? स्कैटर्ड हो जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टाइडल इफेक्ट इज अ फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय अ कोलाइडल। सेम सिंपल, अभी बताया ना कि जब लाइट सन से आता है, एटमॉस्फेयर में n नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उससे टकरा कर और वो बिखर स्कैटर्ड हो जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज प्राइमरली ड्यू टू एटमॉस्फेयर। देखो सिंपल, रात, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रात में जो स्टार्स है वो ट्विंकल क्यों, मतलब ब्लिंकिंग क्यों करती है, ट्विंकलिंग क्यों करती है? तो इसका वजह यह है कि जो लाइट आती है स्टार्स से वह रिफ्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, जिसके वजह से, रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? टकराकर हमें मतलब स्ट्रेट लाइट ना आकर वो डिफ्रैक्ट होकर आती है, मतलब रिफ्रैक्ट होकर आती है, जिसकी वजह से वो ट्विंकलिंग दिखाई देती है। नेक्स्ट है 131 कोर्निया इन ह्यूमन आई। कोर्निया ह्यूमन आई में क्या है? तो यह लाइट को सेंस करती है। कोर्निया जो है वो आंख के आगे वाला पार्ट है जो कि लाइट को सेंस करके बताती है, लाइट को सेंस करती है। इसका ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि फोकल लेंथ दिया है, कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। पूछ रहा है पावर ऑफ लेंस। तो देखो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 100 अगर सेंटीमीटर में 1/f। देखो ऐसे फॉर्मूला, ऐसे 1/f, लेकिन फोकल लेंथ मीटर में हो। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो 100/f, लेकिन फोकल लेंथ सेंटीमीटर में। अब देखिए फोकल लेंथ कितना किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। 100/25 कितना आ गया? +4, क्योंकि प्लस आएगा क्या? डायोप्टर। क्या आंसर होगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? +2.5 डायोप्टर गलत है, +3 डायोप्टर गलत है, +4 डायोप्टर सी आंसर होगा, और डी दिया है +5 डायोप्टर। तो आंसर क्या होगा? सी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, नियरली 14 क्वेश्चन तक डिस्कस हो गया। आगे देखिए, कह रहा है 136 सेंटेज। कह रहा है स्फेरिकल मिरर फॉर्मूलास रिलेटिंग एन ऑब्जेक्ट यू, इमेज v एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर f मे बी अप्लाइड टू अ प्लेन मिरर वेल। देखो पहली बात कि कर्व मिरर का फॉर्मूला जो होता है 1/v - 1/u = 1/f होता है। चलो, अच्छा प्लेन मिरर में क्या होता है कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे होता है, इमेज उतना ही डिस्टेंस पे बनता है। मींस यह u है तो यह v। हाँ, u नेगेटिव होता है ऑलवेज, और इस केस में v पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर यह प्लेन मिरर में अप्लाई किया जाए तो फोकल लेंथ क्या होगा? तो कुछ नहीं, पुट करो ना क्वेश्चन में। यहां पे प्लेन मिरर में क्या होता है? u = v, पुट करो u = v, क्या हो जाएगा? u के जगह पर
1/v माइनस 1/u, u के जगह पर v लिख दो ना, इक्वल टू 1/f। तो देखो एक होगा नेगेटिव, u हो जाएगा नेगेटिव, और एक होगा पॉजिटिव। कितना आएगा, v कितना आ जाएगा 0, 1/f क्या हो गया 0। तो कितना हो जाएगा f इक्वल टू 1/0 मीन्स इनफाइनाइट। वैसे भी सिंपल हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता ही है। मैं बार बार बोल चुका हूं, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, इनफाइनाइट, बहुत बार बोला। ऑप्शन देखते हैं, फोकल लेंथ गोज टू इनफाइनाइट, सिंपल, फोकल लेंथ गोज टू इनफाइनाइट, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए, न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड बाय, कैसे जनरेट होता है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन से। न्यूक्लियर फिजन का मतलब जब एक हेवी न्यूक्लियस डिस्ट्रीब्यूट होता है 2 और मोर देन 2 पार्ट्स में, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। और यह किसने बोला था, सबसे पहले किसने एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड साहब ने। किसने, रदरफोर्ड ने। तो ऑप्शन क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन एंड इट्स एक्सप्रेशन वाज प्रपोज्ड बाय आइंस्टीन, गलत है, ए गलत है। बी, न्यूक्लियर फिजन एंड इट्स एक्सप्रेशन वाज प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड, बी आंसर होगा, क्या होगा, बी। नेक्स्ट 138, रिवर्बरेशन इज अ फेनोमेनन एसोसिएटेड विथ, रिवर्बरेशन मतलब क्या होता है कि साउंड गया टकरा कर आया, मीन्स दूसरे वर्ड में बोले तो इसका मीनिंग है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, रिवर्बरेशन मतलब क्या, टकरा कर जाना, टकरा कर आना, इसे कहते हैं रिवर्बरेशन। तो क्या होगा ऑप्शन ए, मल्टीपल रिफ्रैक्शन, नहीं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, हाँ सही है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसका आंसर क्या है, बी। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। एक बात और जानो, साउंड क्या है, मैं बार बार बता चुका हूं, साउंड एक मैकेनिकल वेव है। साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम का होना जरूरी है। जैसे आप सुने होंगे, कार में बैठ जाइए, मैंने एग्जांपल भी बताया था, कार में बैठ जाइए, शीशे को बंद कर लीजिए, चारों तरफ से पैक कर लीजिए, तो अंदर गाना बजाइएगा तो बाहर में जो साउंड होगा वह कम आएगा, बिकॉज अंदर का जो मीडियम है वो बाहर नहीं आ पाता है, मीन्स मीडियम का प्रोपेगेशन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, इस वजह से क्या साउंड बाहर नहीं आता। इसका मतलब साउंड को ट्रांसफर करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम का प्रोपेगेशन होना जरूरी है, मीडियम का होना जरूरी है। अच्छा, जबकि लाइट में ऐसा नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, साउंड जो होता है वह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। वेव्स 2 प्रकार का होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में साउंड मतलब मीडियम पार्टिकल एंड स्पीड ऑफ साउंड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। किसमें, साउंड मीन्स साउंड वेव एंड मीडियम पार्टिकल बोथ आर प्रोपेगेटिंग इन द सेम मीडियम। जबकि ट्रांसवर्स में क्या होता है, मीडियम पार्टिकल वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली प्रोपेगेट करता है। इसका द बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव का बेस्ट एग्जांपल वायलेंस जो हम लोग बजाते हैं, वायलेंस हो गया या वो गिटार हो गया, वट एवर यू कैन से। बट जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल से बांसुरी हो गया, वो जो मुंह से फूकते हैं, जितने भी डिवाइस मुंह से फूकते हैं, वह क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जांपल्स हो गए। आंसर क्या है, साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, नो पॉसिबल नहीं है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, सही है। एंड इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन एयर, सही बात है। साउंड वैक्यूम में प्रोपेगेट नहीं करेगा, और यह क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है 140। अ टेनिस बॉल इज थ्रोन इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन
एंड द बॉल अटेंड्स अ मैक्सिमम हाइट, देखिए यहां पे दिया हुआ है, क्या कर रहा है कि एक टेनिस बॉल है जो मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है, एच मैक्स दिया है, कितना दिया है 20 मीटर। तो क्या पूछ रहा है, देन वेलोसिटी पूछ रहा है, v क्या होगा। फिर जब हम एक टेनिस बॉल है या बंदा है, या सपोज मान लो v नॉट से फेंक रहा है और यह कहां तक जा रहा है 20 मीटर तक, तो v क्या होगा, क्वेश्चन ही पूछ रहा है। तो याद होगा h मैक्स का फॉर्मूला होता है v नॉट स्क्वायर बाई 2g। हमें v नॉट पूछ रहा है तो v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2g इंटू एच मैक्स। तो v नॉट इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर है इधर जाकर स्क्वायर रूट 2g एच मैक्स, वैल्यू पुट करिए, 2g का वैल्यू कितना होता है, नियरली 10 लेते हैं, और h दिया हुआ है 20, कितना दिया 20 इंटू 20, नियरली क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है 141 क्वेश्चन, सेट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, क्वेश्चन नंबर 141, 20 क्वेश्चन है, या फिजिक्स में 20 क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास दिया है ऑब्जेक्ट का, कितना दिया है 2000 ग्राम, तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 2000 डिवाइडेड बाई 1000 केजी, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 केजी, 2 केजी। अच्छा, उसके बाद एनर्जी दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, कितना दिया है भाई 100 जूल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए, तो हमें क्या निकालना है, v निकालना है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, v क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है वेलोसिटी, स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो 100 इक्वल टू 1/2 m दिया है, निकाल चुके हैं, 2 इंटू वी स्क्वायर, कितना आ जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू 100, देयरफॉर v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना आता है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका ऑप्शन ए है 10 मीटर पर सेकेंड। हो गया, चलिए 20 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, क्वेश्चन नंबर 21, फिजिक्स में 21, सेट ए, सेट ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है द यूनिट ऑफ द रेशियो बिटवीन थ्रस्ट एंड इंपल्स। क्वेश्चन में बोल रहा है थ्रस्ट डिवाइडेड बाय इंपल्स का यूनिट क्या होगा। थ्रस्ट मींस फोर्स, इंपल्स मींस फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स से फोर्स कैंसिल हुआ, बचा क्या टाइम, और टाइम की यूनिट क्या होता है सेकेंड। तो क्या हो जाएगा 1/s, और 1/s किसका यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी, किसका यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ही आंसर है इसका फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है फिगर दिया है और कह रहा है कि इसमें से कौन ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली शोज द पाथ ऑफ द रे लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो प्रिज्म दिया है, एक प्रिज्म दिया है और उससे लाइट पास कराया है, पूछ रहा है कौन सा सही है। तो देखिए पहली बात कि यहां पे दो मीडियम है, दो मीडियम। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाता है, रेयरर मीडियम से डेंसर में जाता है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल टर्न हो जाता है, एंड जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए लाइट आया, लाइट नॉर्मली आया, सपोज यहां पे लेते हैं नॉर्मली आया सपोज, तो यह रेयरर मीडियम और यह डेंसर है। तो रेयरर से डेंसर क्या होगा झुक जाएगा। अब देखिए इस पे नॉर्मल,
फिर डेंसर से रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सॉरी अवे फ्रॉम द, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल से दूर। ये ऑप्शन क्या है? ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, when a light beam falls on a triangular glass prism, a band of color is obtained. Which one of the following statements is correct in this regards? देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट किसी प्रिज्म से क्रॉस होगा तो उसमें से सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखिए प्रिज्म है, इसको प्रिज्म एंगल कहते हैं। यहां से व्हाइट लाइट जब पास आता है तो ये 7th कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हम जानते हैं, आप पढ़े होंगे। तो मैं 3 ही कलर को लेता हूं, विबग्योर जिसको कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, रेड। तो देखिए विबग्योर मतलब सबसे ऊपर वायलेट होता है, बीच में येलो होता है और सबसे लास्ट में रेड होता है। ये देखिए इसको कहते हैं डेविएशन एंगल, ये होता है डेविएशन एंगल, ये डेविएशन एंगल, ये है डेविएशन एंगल। तो आप बताइए डेविएशन एंगल यह वायलेट का है और यह किसका है? रेड का है। एक बात और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका न्यू होता है और अकॉर्डिंग टू काउचीज इक्वेशन वेवलेंथ जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है काउची इक्वेशन के अनुसार। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। रेड लाइट बीम्स द मोस्ट एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास फॉर रेड लाइट, नहीं। रेड लाइट बेंड्स द मोस्ट, नहीं। वायलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट, यह सही है, यह सही है। नेक्स्ट है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज। अभी एक क्वेश्चन हम लोग देखे, प्लेन मिरर से 2 क्वेश्चन हो गए। प्लेन मिरर में अभी बताया था कि ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे होगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। साइज कैसा होता है? सेम साइज का बनता है। और किधर बनता है? बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर के अपोजिट बनता है। ऑप्शन क्या हो? इरेक्ट, रियल, रियल तो नहीं हो, गलत है। बी, रियल, वर्चुअल एंड सेम साइज, बी सही है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट 149 क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए फोर्स 2 टाइप्स का होता है, हमने बताया था, एक कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स जो पॉइंट डिपेंडेंट होता है, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ डिपेंडेंट होता है, वह नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स इन सर्कुलर पाथ वर्क डन 0 होता है, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन सर्कुलर पाथ वर्क डन 0 नहीं होता है। कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल्स हैं अप्लाइड फोर्स हो गए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गए, दीज ऑल मेनी एग्जांपल्स ऑफ फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स। बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल्स हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, सरफेस टेंशन भी होता है। तो देखिए क्या होगा, ऑप्शन ए फ्रिक्शनल फोर्स, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला आंसर क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स कह रहा है अ नेगेटिव वर्क इज डन व्हेन एन अप्लाइड फोर्स इफ एंड अ करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट आर। देखिए कह रहा है कि नेगेटिव वर्क कब होगा। क्वेश्चन यह है कि नेगेटिव वर्क कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स दिया हो और डिस्प्लेसमेंट हो। मेरी बात समझो, हम पढ़ते ही आए हैं, देखो ध्यान दो, वर्क इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, मतलब स्केलर प्रोडक्ट, ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, यह फॉर्मूला होता है, ध्यान दो, एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, फोर्स यहां पे दोनों, यह दोनों मैग्नीट्यूड है, यह दोनों मैग्नीट्यूड यहां पे दे दिया गया है, यह मैग्नीट्यूड है, तो यह दोनों का वैल्यू पता है, यह स्केलर नहीं हो, अभी ये स्केलर है, अभी ये स्केलर है,
क्योंकि वर्ड दिया गया है मैग्नीट्यूड, इसका मतलब यह दोनों पॉजिटिव ही लेना होगा, तब यह नेगेटिव हो सकता है, यह वैल्यू है या नेगेटिव हो सकता है। यह नेगेटिव कब होगा? यह नेगेटिव तब होगा जब एंगल थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो। क्या हो? 180 डिग्री हो, मतलब मीनिंग कि किसी बॉडी पे फोर्स इधर लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो, मींस दोनों के बीच का एंगल कितना हो? 180 डिग्री, देन वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या होगा? वर्क। इसका द बेस्ट एग्जांपल, मान लो यह इंक्लाइंड सरफेस है थीटा एंगल, और यह ब्लॉक है, यह ब्लॉक, इसका मास m है, आप देखे होंगे रियल लाइफ में, और यह कोई बॉडी है जो फोर्स इधर लगा रहा है, लेकिन यह धीरे धीरे स्लिप होकर नीचे आ रहा है, स्लिपिंग मतलब नीचे डिस्प्लेस्ड हो रहा है। किधर हो रहा है? नीचे की तरफ। डिस्प्लेस्ड किधर हो रहा है? नीचे की तरफ, मतलब फोर्स इधर लग रहा है लेकिन ये किधर आ रहा है? नीचे की तरफ। मींस दोनों के बीच का एंगल कितना है इसमें? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री। सो वर्क कितना होगा? नेगेटिव। क्या होगा? और क्योंकि cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। क्या होता है? -1। समझ में आ गया? तो यह रहा डिस्कशन एनालिसिस ऑफ एनडीए सेकेंड 2021 फिजिक्स। बहुत आसान पेपर आया है, उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग बेस्ट कर रहे हैं, किए हैं। 18 से हमारा एसएसबी, जो बच्चे, सभी बच्चों पे एसएसबी चालू हो जाएगा। एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा महाराष्ट्र के नासिक में, इससे ज्यादा रिजल्ट कोई नहीं दिया है, न देगा। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। हमारा एनडीए का एडमिशन चालू है। मैं संतोष कुमार पांडे, डायरेक्टर ऑफ विद्या एजुकेशनल एकेडमी नासिक, एनडीए के लिए फेमस कोचिंग क्लास इन नासिक, जिसका सेकेंड बैच अप्रैल के लिए एडमिशन स्टार्ट है। सेकेंड बैच का क्लास स्टार्ट हो रहा है 18 नवंबर से। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और सच में रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी चाहते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग क्लास इन द नासिक, प्लीज विजिट इन द नासिक विद्या एजुकेशनल एकेडमी नासिक, जो कि यूट्यूब पे भी है, गूगल पे भी है, फेसबुक पे भी है, आप देख सकते हैं। आप वहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया है, आप कांटेक्ट करिए और आइए, स्टडी करिए, देखिए अगर आपको इफेक्टिव है तो ज्वाइन करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। थैंक यू।